आप सभी को नमस्कार। प्रद्युम्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की कक्षा में हम सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम के अंतर्गत प्रथम इकाई शिक्षा और ज्ञान विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ के संदर्भ में अपनी अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने इस विषय के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी थी और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम के समस्त अवधारणाओं को स्पष्ट किया था। साथियों, आप जानते हैं कि जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो डीएलएड के विषयों का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसमें से संबंधित जितने भी शब्द हैं या तथ्य हैं या फिर जो अवधारणाएं हैं वो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आप हमेशा जब भी इस विषय को पढ़ें तो बहुत ही गहराई से पढ़ें ताकि इनकी अवधारणाओं को स्पष्ट करने में आप सक्षम हो सकें। साथियों, आज प्रथम इकाई में शिक्षा और ज्ञान विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ के तहत हम आइए सबसे पहले शिक्षा के संबंध में समझने का प्रयास करें। शिक्षा की समझ या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन को समझने के लिए हमें अपने जीवन पर ध्यान देना होगा। दैनिक जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि यदि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में भी यदि चिंता व्यक्त करते हैं या फिर हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य में समुचित विकास हो तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। या फिर हम कहें कि यदि हमें सामाजिक संबंधों को और विकसित करने की आवश्यकता है फिर भी हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। आप हमेशा यह कोशिश करते रहते हैं कि ज्ञान हम किस क्षेत्र से प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्ञान और जीवन का संबंध के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया अर्थात हम जिस प्रक्रिया के तहत तकनीकी के तहत या फिर प्रविधि के तहत विधि के तहत हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम उसे शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा की समझ बनाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है और अपने जीवन की आवश्यकता होती है। वह उस क्षेत्रों की आवश्यकता होती है जिस पर हम विकास करना चाहते हैं। समाज में संबंधों की समझ आज के आधुनिक युग में हम अपने परिवार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक संबंधों को विकसित करना चाहते हैं और इसके लिए हमें अनेक क्षेत्रों की ज्ञान की आवश्यकता है। तो वह हमें शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उनकी प्रक्रियाओं के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार हम देखें कि व्यक्तिगत यदि हम विकास करना चाहते हैं फिर भी से हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। सामाजिक संदर्भ में भी हम अपने को विकसित कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम सांस्कृतिक विकास भी कर सकते हैं एवं आर्थिक विकास भी कर सकते हैं। हम जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं उसमें हमें ज्ञान होता है और वह ज्ञान हम किसी प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं और वह शिक्षा है। कौशलों का भी विकास हम करते हैं। अपने व्यवसाय के लिए हम कौशलों का विकास करते हैं या विभिन्न क्षेत्रों में रहन सहन के लिए या हम अपने आदतों को विकसित करने के लिए भी संस्कृति का विकास करने के लिए भी हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम ज्ञान के माध्यम से हम अपना विकास करते हैं। परिवर्तनशील प्रकृति है। यहाँ पर यह समझना चाहेंगे कि शिक्षा
का जो स्वभाव होता है वह परिवर्तनशील है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि विभिन्नताओं में परिवर्तन होता है। भिन्न भिन्न तरीके से यदि हम विचार करें और यदि हम अपना विकास करें अलग अलग तरीक़ों से, तो सब में विभिन्नताएं होंगी। और इसलिए जो शिक्षा, जिस प्रकार की हमें शिक्षा की आवश्यकता होगी, हम उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करके ज्ञान अर्जित करते हैं और अपना विकास करते हैं। तो चेंजेबल होने के कारण शिक्षा भी परिवर्तनशील है। आइए हम देखें कि ज्ञान मीमांसी आधार पर शिक्षा की समझ हम कैसे बना सकते हैं। ज्ञान मीमांसी आधार पर, ज्ञान मीमांसी को समझने की आवश्यकता है। पहले हम मीमांसी शब्द को समझने का प्रयास करें। मीमांसी, हम किसी भी तथ्य का जब हम अध्ययन गहन रूप से करते हैं, तार्किक रूप से करते हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? एक निश्चित, यानी बिल्कुल कन्फर्म हमें, या फिर हम कहेंगे भ्रम रहित, जिसमें किसी प्रकार का संदेह ना हो, वह यथार्थ जो सत्य हो, इस प्रकार का हमें तथ्य प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि हम किसी भी बिंदु पर मीमांसा करें तो हमें क्या करना होगा? गहन अध्ययन करना होगा, तार्किक रूप से अध्ययन करना होगा, और तब उसके फलस्वरूप हमें निश्चित और भ्रम रहित और यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसको हम शिक्षा को इसी मीमांसी तरीके से समझते हैं। अब आइए कि शिक्षा के जो क्षेत्र होते हैं उनको हम मीमांसी तरीके से कैसे समझें। तो ज्ञान मीमांसा के आधार पर हम प्राप्त हुए ज्ञान के मीमांसा के आधार पर हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो शिक्षा के विमर्शों का क्षेत्र होता है। शिक्षा के विमर्श का क्षेत्र का तात्पर्य ये है कि हम जब भी शिक्षा के संदर्भ में बातचीत करते हैं तो हमें बहुत सारे विचारधाराएं, विचार या मत प्राप्त होते हैं। अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग शिक्षा के संदर्भ में चर्चा करने को मिलती है। सब अपने अपने तरफ से शिक्षा को समझना चाहते हैं। तो यदि हम सभी विमर्शों को यदि हम देखें तो और उनका अवलोकन करें, उनका गहन अध्ययन करें, तब हमें एक रिजल्ट प्राप्त होगा जो कि ज्ञान मीमांसा के आधार पर प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम ये देखें कि शिक्षा संबंधी मान्यताओं का भी अध्ययन हम करते हैं, मीमांसा करते हैं। मान्यताओं का तात्पर्य यह है कि पूर्व काल से शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की रही है, किस प्रकार के नियम कायदों या फिर उनकी परिस्थितियां रही हैं, उन सब का हमें अध्ययन करना होता है और उन सब के मीमांसा, ज्ञान मीमांसा के आधार पर हम एक निश्चित भ्रम रहित और यथार्थ निर्णय पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार शिक्षा संबंधित दृष्टिकोण, सबका जो दृष्टिकोण होता है शिक्षा के प्रति वो भी अलग अलग होता है और इसके हम दृष्टिकोणों का भी अध्ययन करके एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार शिक्षा संबंधित सरोकारों का भी हम अध्ययन करते हैं। उनका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, क्या कंसर्न है, इसके संबंध में भी हम गहन अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के संदर्भ में भी हम गहन अध्ययन करते हैं। शिक्षा के विभिन्न परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य ये है कि जिस परिस्थिति में शिक्षा को जैसा समझा जाता है वैसा ही हम भी समझने का प्रयास करें। तो ज्ञान मीमांसा का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान मीमांसा के तहत हम सब इन सभी तथ्यों का, ये जितने भी तथ्य दिए गए हैं, इन सभी तथ्यों का हम तार्किक और गहन अध्ययन करते हैं तथा एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हम इन तथ्यों में क्या है उसका भी अध्ययन करते हैं।
उसकी सत्यता और असत्यता के संबंध में भी अध्ययन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनका परीक्षण करते हैं। इन सब के रिजल्ट के द्वारा ही हमें उस प्रकार की शिक्षा की समझ होती है। तो शिक्षा, हम क्या कहेंगे कि शिक्षा एक प्रकार की ज्ञान मीमांसीय विवेचना का रिजल्ट है। चलिए हम देखें कि शिक्षा की अवधारणात्मक समझ हम कैसे बनाएं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन। तो हम शिक्षा के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि यह बहुत ही व्यापक है, जटिल है, व्यापक है और जटिल प्रक्रिया है। व्यापक हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिक्षा में जो सीखने सिखाने का स्वरूप है वो बदलते रहता है। हर परिस्थिति में सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो भी बदलते रहती है, उसका रूप बदलते रहता है, लक्ष्य भी बदलते रहते हैं, सभी का जो उद्देश्य है वो भी बदलते रहता है। जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है उस प्रकार के उद्देश्यों का निर्माण होता है। तो कार्य, शिक्षा के कार्य भी बदलते रहते हैं। उसी प्रकार अपेक्षाओं, हम शिक्षा के प्रति क्या अपेक्षा रखते हैं ये भी हम परिस्थिति के अनुसार और समाज के आवश्यकता के अनुसार हम बदलते रहते हैं। प्रक्रियाओं के, हम शिक्षा कौन सी प्रक्रिया के तहत प्राप्त करते हैं, पद्धति क्या है, विधि क्या है, आधुनिक युग में प्रक्रियाएं भी चेंज हो जाती हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि एक स्थिर जो शिक्षा का स्वरूप नहीं रह जाता बल्कि ये बदलते रहता है, आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव आते रहता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें यह कहा गया कि यह उद्देश्यपूर्ण है एवं उद्देश्यहीन प्रक्रिया भी है। दोनों बातें यहाँ पर हो रही हैं। स्पष्ट एवं उद्देश्य निश्चित नहीं होने के कारण ऐसा कहा गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम, यदि हमारा उद्देश्य निश्चित रहता है और हम उद्देश्य फिक्स करके यदि शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने आप का विकास कर लेते हैं तब हम उसको उद्देश्यपूर्ण कहते हैं। और कभी कभी उनकी प्रक्रियाओं या परिस्थिति या आवश्यकताओं या निश्चित नहीं होने के कारण यह उलझ के रह जाता है, यानी हम उद्देश्य को बार बार बदलते रहते हैं और इस प्रकार जो प्रक्रिया है वो उद्देश्यहीन प्रक्रिया हो जाती है। तो दोनों प्रक्रियाएं हो सकती हैं। भूत, वर्तमान एवं भविष्य की जिम्मेदारी तय करती शिक्षा क्या है कि एक तो जो बीत गए हैं, जो काल बीत चुके हैं, उसमें जो इतिहास बन चुके हैं, जो शिक्षा की धरोहर है उसको भी रखने की जिम्मेदारी शिक्षा की होती है। वर्तमान, हम वर्तमान में कैसे चलें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है, तो हम ये देखते हैं कि शिक्षा वर्तमान को भी संभालने की जिम्मेदारी रखती है। उसी प्रकार भविष्य की भी जिम्मेदारी है। हम भविष्य में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, हम बच्चों का भविष्य किस प्रकार से देखना चाहते हैं, भविष्य दृष्टा के रूप में भी शिक्षा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए हम परिवार से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और यहाँ तक कहेंगे कि विश्व की शांति के लिए भी हम शिक्षा पर निर्भर रहते हैं। तो यह शिक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विश्व स्तर पर भी। जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। हम अपने जीवन जीने का जो लक्ष्य है वो शिक्षा के ऊपर हम निर्भर रहते हैं और उचित शिक्षा के द्वारा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी हम साधन के रूप में शिक्षा का प्रयोग करते हैं। शिक्षा की परिभाषा, अब हम शिक्षा की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की परिभाषा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यह परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि जो इसके आधार हैं, इसका जो बेस है वो परिवर्तित होते रहता है। जैसे समाज की अपेक्षाओं
और लक्ष्यों के कारण इसकी परिभाषा बदलती रहती। समाज की आवश्यकता बदलती रहती है। पहले के समाज में हमें कुछ और की आवश्यकता थी, हम ज़्यादा विकसित नहीं थे, उस समय की शिक्षा व्यवस्था अलग थी, तो हमारा जो लक्ष्य था वो भी अलग था। आज आधुनिक युग में हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलती चली जा रही है, हमें और भी अत्याधुनिक प्रविधि विधि और विकसित होने की आवश्यकता पड़ रही है। तब हमारे जो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण है वो बदल गया है। तो समाज की जिस प्रकार से आवश्यकता होगी, अपेक्षा होगी, उसके अनुसार शिक्षा की परिभाषा बदल जाती है। समाज के समान गतिशील है और परिवर्तन, चूँकि समाज परिवर्तनीय है और गतिशील है तो शिक्षा भी परिवर्तनीय और गतिशील है। मानव की प्रकृति भी बदलते रहती है, उनकी क्षमता में परिवर्तन आते रहता है, योग्यताओं में विकास होता रहता है, व्यवहार में भी विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन आधारों पर भी शिक्षा की परिभाषा बदलते रहती है। हम देखें तो भी से व्यक्तिगत विकास होता रहता है और हम व्यक्तिगत विकास को ध्यान में रख करके शिक्षा को निर्धारित करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से विचारधाराओं के संबंध में बनाई जा सकती है। शिक्षा के प्रति अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में जो दृष्टिकोण होते हैं या मान्यताएं होती हैं या जो विचारधाराएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा की परिभाषा है को हम एक जैसा नहीं बना सकते, बल्कि ये चेंजेबल होती है, परिवर्तनशील होती है। किसी एक निश्चित परिभाषा पर हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। फिर हम देखें व्यापक एवं संकुचित शिक्षा। पहले हम व्यापक शिक्षा को देखते हैं। तो व्यापक शिक्षा किसे कहते हैं? जब हम स्व अनुभव का तात्पर्य ये है कि हम अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, और इस सीखने की अवस्था में हमें अनुभव होता है और अनुभव की अवस्था में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जो कि स्व अनुभव पर आधारित है, वह व्यापक प्रक्रिया है। स्व अधिगम, इसी प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रतिक्षण कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और स्वयं सीखते रहते हैं। तो हम जहाँ पर जिन घटकों से भी दैनिक वातावरण से, सामाजिक से, भौगोलिक से, शैक्षिक से, बौद्धिक से, मानसिकता के आधार पर जो भी हम सीखते रहते हैं वह सब व्यापक क्षेत्र हैं, शिक्षा के व्यापक क्षेत्र हैं। दैनिक जीवन में सीखना, हम दैनिक जीवन की घटनाओं से जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे घर में सीखें, चाहे यदि हम यात्रा करते हुए सीखें, चाहे हम तैरते हुए सीखें, चाहे हम दौड़ते हुए सीखें, चाहे हम पढ़ते हुए सीखें, तो ये दैनिक जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं और उसमें जो सीखते हैं वह व्यापक शिक्षा है। उसी प्रकार समाज के संबंधों को हम सीखते हैं देख करके, अवलोकन करके, निरीक्षण करके, परीक्षण करके, ये सब हमारा विस्तृत एरिया है। उसी प्रकार पत्र पत्रिकाओं से, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर यदि हम कुछ सीख जाते हैं तो वो भी व्यापक क्षेत्र है शिक्षा का। दूरदर्शन से हम बहुत सारी चीज़ों को, अच्छी आदतों को सीखते रहते हैं, वो भी व्यापक शिक्षा है। मोबाइल से भी हम आजकल आधुनिक युग में मोबाइल से बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती है, वो भी व्यापक शिक्षा है। इंटरनेट के माध्यम से भी हम सीखते हैं। तो इस प्रकार जो विभिन्न तरीके हैं वो व्यापक तरीके हैं शिक्षा के, और इसको हम व्यापक शिक्षा का स्वरूप कह सकते हैं। या हम इसका दूसरा नाम भी रखे हैं, उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन। तो अनौपचारिक शिक्षा जिसमें हम दैनिक जीवन में किसी को भी अपने मन से या स्व अनुभव से, स्व अधिगम से या घटनाओं से सीखते रहते हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब हम संकुचित, अभी तक तो हमने
समझा है व्यापक शिक्षा के, अब संकुचित शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। संकुचित शिक्षा का तात्पर्य ये है कि निश्चित समय में, इसका एक निश्चित समय होता है या ड्यूरेशन होता है, निश्चित समयावधि होती है जिसके तहत हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित सिलेबस होता है, उसमें विषय होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, और निश्चित स्थान होता है, जैसे कि विद्यालय है या किसी इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। और ये जो शिक्षा है उसमें परीक्षा लेने की पद्धति होती है। एक परीक्षा होती है, यदि हम उसको उत्तीर्ण कर लेते हैं तब हम 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लेते हैं और हम सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा देने की प्रक्रिया संकुचित कहलाती है, जिसमें हम बंधे हुए होते हैं। अब इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें विद्यार्थी और शिक्षक भौतिक एवं वास्तविक रूप से आमने सामने होता है। इस प्रकार की शिक्षा में बहुत आवश्यक है कि जो विद्यार्थी और शिक्षक हैं वो आमने सामने रहें और आमने सामने होकर के इंटरेक्शन करके या आपस में चर्चा करके एक दूसरे को सीखे सिखाएं और अंतःक्रिया कर सकते, इंटरेक्शन कर सकते हैं इस प्रकार की शिक्षा में। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वो भौतिक रूप से उपस्थित रहें, वास्तविक रूप से एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप में होना अति आवश्यक है। इस प्रकार की शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं और इसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जैसे हम विद्यालयों में पढ़ते हैं, कक्षाओं में देखते हैं तो शिक्षक पढ़ाते रहते हैं और विद्यार्थी समझते रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और इंटरेक्शन करके सीखने सिखाने की प्रक्रिया निर्धारित होती है। अब हम देखें कि गैर औपचारिक शिक्षा क्या होता है। इसको हम बोलेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इस प्रकार की शिक्षा जो है व्यवस्था है वो आधुनिक युग में बहुत ही प्रभावी है। आप सब जानते हैं कि शिक्षक व छात्र भौतिक रूप से आमने सामने नहीं होते बल्कि बहुत दूर दूर होते हैं। हो सकता है शिक्षक दूसरे शहर में रहते हों या दूसरे राज्य में रहते हों और फिर वो दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हों। यह कौन कौन से माध्यम से हो सकता है? पत्राचार के माध्यम से हो सकता है, यानी जो पाठ्य सामग्री है वो पत्र के माध्यम से उनको प्रेषित कर दी जाती है और फिर बच्चे उसको पढ़ते रहते हैं। एक निश्चित समय में परीक्षाएं होती हैं और बिना संपर्क के और स्व अध्ययन के फलस्वरूप वो बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं। उसी प्रकार ई लर्निंग और ई एजुकेशन है। इसके तहत जो ICT का प्रयोग किया जाता है, ऑडियो विजुअल जो डिवाइसेस हैं उसका प्रयोग किया जाता है, एनिमेशन सामग्री होती है उसका भी प्रयोग किया जाता है, डिजिटल सामग्री होती है पाठ्य सामग्री, उसको भी इंटरनेट के द्वारा या फिल्म के माध्यम से प्रेषित किया जाता है और बच्चे दूरस्थ स्थानों से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार जो काल्पनिक कक्षा का आयोजन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में जो कक्षाएं मोबाइल पर चलती थीं और शिक्षक दूसरे अन्यंत्र स्थानों से कक्षाओं को उसी प्रकार से लेते थे जैसे कि वास्तविक कक्षा होती है। उसमें भी इंटरेक्शन होता है लेकिन केवल वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। उसमें भी कक्षाएं बनी रहती हैं, तो इस प्रकार की कक्षा को वर्चुअल क्लासेस भी कहते हैं या फिर काल्पनिक कक्षाएं भी कहते हैं। तो हमने शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों को समझने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। और इस जो अध्याय में हमने शिक्षा की एक पूरी समझ बनाने की कोशिश की है। आप सभी को ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं इसमें कुछ संशोधन कर सकूं और आप लोगों के लिए और भी उपयोगी बना सकूं। आप इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।